साथियों, आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2021 जो कि आपकी नवंबर में संभावित है कि हो सकती है, इसके लिए प्राचीन भारत का जो इतिहास है, यहाँ से आपके जो थ्री मार्कर के टॉप कहा जाए तो 300-350 क्वेश्चन जो बने हुए हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि ये जो क्लास है ना, इस क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना रहेगी, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब समझिए, यदि आप 350 क्वेश्चनों को आप प्राचीन भारत से कवर कर रहे हैं तो ऐसे ही आपके लगभग कहा जाए तो 3 त्रिकाई 9, मतलब आपका कहा जाए तो 1050। यदि आप 1050 क्वेश्चन आपको इतिहास से मिल रहे हैं तो आप समझिए कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा वो। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखें, ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यह क्लास रामबाण साबित होने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दोस्तों, बहुत से कहा जाए तो हमारे प्यारे दोस्त पूछते हैं कि सर याद कैसे किया जाए। देखिए, याद करने का कोई कहा जाए ना तो ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि आपको रात में कहते हैं ना गाँव में कि घोट के पिला दिया जाए और आप सुबह जाएँ तो आ जाएगा। नहीं, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आप रिवीजन कीजिए ना। क्लास जो है आपको मैं क्लास दे रहा हूँ, आप पहले देखिए इसको, एक बार 2 बार आप देखिए। 2 बार देखने के बाद आप कॉपी पेन साथ लेके बैठिए, क्वेश्चनों को क्या कीजिए, आप लिखते जाइए, प्रश्नों को लिखते जाइए, और इसके बाद फिर आप 2 बार देखने के बाद ना फिर उसकी आप आंसर राइटिंग कीजिए। आंसर राइटिंग आप करेंगे तो देखेंगे कि आपसे कितना याद हो रहा है, कितना आपको याद है, कितना आप लिख पा रहे हैं। नहीं आता फिर से आप 1 बार 2 बार वीडियो देखिए, फिर आप देखेंगे कि एक बार आप आंसर राइटिंग ऐसे करेंगे कि सेम टू सेम आंसर राइटिंग करते जाएंगे। फिर आपको वहाँ पे रहेगी रिवीजन की ज़रूरत। पहले आप कहा जाए तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, बाद में आप ज़्यादा सब्जेक्टें बढ़ती जाएंगी, तो आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे सफलता का वही राज है। दोस्तों, आपको बता दें, रिवीजन एक ऐसा राज है, ऐसी एक टेक्निक है जिसके द्वारा आप स्टेट पीसीएस नहीं, यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और यहाँ तक कि यूपीएससी में ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन बिना कोचिंग संस्थान के पढ़ाई करके और यूपीएससी क्वालिफाई किए और आज अच्छी पोस्ट पे कार्यरत हैं। तो आप लोग बिल्कुल चिंता छोड़कर पढ़ाई को कीजिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ना, देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है वो आपको मैं बताऊं। यदि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको बहुत से ज़्यादा टीचरों का आपको पढ़ने को मिलेगा कि कौन सा टीचर किस वे पे कैसा पढ़ा रहा है। ऑफलाइन आप क्लास लेते हैं तो आप सिर्फ क्या करेंगे कि ये एक आप संस्था में जाएंगे और आपको जो भी पढ़ाने वाले हैं, तो मुश्किल से मान लीजिए 10 लोग पढ़ाने वाले होंगे, वही पढ़ाएंगे। तो आप, ऐसा नहीं है, आप ऑफलाइन पढ़िए लेकिन ऑनलाइन भी आपके लिए बेस्ट है। कोई बात नहीं, आपसे ज़्यादा बातें हो गई, तो आप लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन देखिएगा, और यदि आपको कहीं भी कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इस क्लास को कंटिन्यू रखना है नहीं रखना है आप क्लास देखने के बाद डिसाइड कीजिएगा। यदि आप इसी प्रकार इसमें हमें सपोर्ट करते हैं तो आपको लगभग 5 क्लास में आपका प्राचीन भारत का जो 5 मार्कर का है और 5 ही क्लास में आपका 11 मार्कर के इन क्वेश्चनों को मैं कवर करा दूंगा, आपका प्राचीन भारत। फिर स्टार्ट करेंगे आगे की रणनीति क्या होगी। हाँ, आप लोग जरूर दोस्तों, थोड़ा सा व्यू कम है, आप लोग कोशिश कीजिए कि लगभग 10K तक व्यू आना चाहिए, जब थोड़ा पढ़ाने में मज़ा आती है। ठीक, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक, और एक बार आप लोग दम लगा के इस सेशन को शेयर कर दें, क्लास को शेयर कर देंगे। देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और टोटल आज हम लोग कवर करेंगे 3 मार्कर के क्वेश्चन। मिलेंगे आगे और देखेंगे कि हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। कोई इशू होता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जैसा कि रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता। यदि हड़प्पा सभ्यता आपसे 3 मार्कर में पूछा जाता है तो इसमें आपको लिखना है इसकी खोज, यानी इसका टाइम पीरियड क्या था, तो वो 2500 से 1750 ईस्वी। यदि इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों में है, और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। तो आपको 3 कॉन्क्रीट पॉइंट आपको 3 मार्कर में लिखना ही है, और ये आपका टोटल एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो एक तो उसका टाइम पीरियड, दूसरा इसका विस्तार या अवस्थिति, और तीसरा उसकी खोज। दूसरा हमारा प्रश्न है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का यह नाम किस प्रकार पड़ा।
तो या तो हड़प्पा या तो सिंधु घाटी सभ्यता, यह नाम किस प्रकार बना पड़ा इसका, ये आपको बताना है। और आंसर इसका हो जाएगा हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, जिसकी खोज सर्वप्रथम सिंधु नदी के आसपास हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, तो ये सभ्यताएं आपकी हो जाएंगी मिस्र की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता और फारस की सभ्यता। तो ये सभ्यताएं आपको लिखना है और 3 मार्कर के लिए बिल्कुल क्लियर डाटा है, इसमें कोई शक्तिवाद नहीं है। चलिए बात करेंगे हम आगे, तो हमारी जो अगला प्रश्न आ जाता है वो आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी वो हो जाएंगी आपकी, एक तो नगर नियोजित सभ्यता, दूसरी उत्तम जल निकासी, यहाँ की व्यवस्था अच्छी थी, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, और जो रास्ते थे ना तो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, राइट, समकोण पर यानी 90 डिग्री कोण पर एक काटते थे। बात करें अगले प्रश्न की कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसके जो पतन के प्रमुख कारण माने जाते हैं वो आपके हो जाएंगे सिंधु नदी की बाढ़, दूसरा अरबों का आक्रमण और तीसरा भौगोलिक परिवर्तन। तो ये तीनों आपके कॉन्क्रीट पॉइंट हैं। दोस्तों यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो आपको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। इसके हम अभी ये 3 मार्कर हैं, अभी 3 मार्कर, बाद में इसके 5 मार्कर के इन क्वेश्चनों के बाद 11 मार्कर के क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपका प्राचीन भारत का है। प्राचीन भारत के बाद आपका जैसे ही होगा तो वो मध्य भारत, फिर आधुनिक भारत, फिर अदर सब्जेक्टों का ऐसे कंटिन्यू कराता जाऊंगा। तो आप लोग इस क्लास को बहुत मन लगा के कंजूसी ना करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, क्योंकि यदि आपके लिए इतनी हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा हमारे लिए कष्ट जरूर कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे हम आगे, तो हड़प्पा सभ्यता में आयातित निर्यात वस्तुएं क्या थी, मतलब यहाँ पे किन वस्तुओं का आयात और किन का निर्यात किया जाता था ये आपको बताना है। यदि आयात वस्तुओं की बात करें तो सोना, चांदी, तांबा और सेल खड़ी, ये यहाँ पे वस्तुएं क्या की जाती थी, आयातित यानी मंगाई जाती थी। और निर्यात मतलब यहाँ से भेजी जाने वाली वस्तुएं जो थी वो थी कपास, हाथी दांत, सामान, अनाज आदि, राइट। तो ये रहे आपके 3 प्रश्न। बात करेंगे हम आगे, तो अगला हमारा जो प्रश्न है हड़प्पा। यदि हड़प्पा के बारे में आपको 3 मार्कर में लिखना है तो ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। इसकी जो स्थिति है वो रावी नदी किनारे पाकिस्तान में, और यहाँ की जो प्रमुख विशेषता है वो है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, मतलब स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का यहाँ पे कहा जाए तो मूर्ति या तो चित्र मिले हुए हैं। बात करें मोहनजोदड़ो, तो यह भी आपका एक मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। इसकी यदि स्थिति की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में, और इसकी खोज 1922 में, कब, 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। और विशेषता प्रमुख है कि यहाँ पे कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति पाई गई है, जैसे आपकी नटराज की मूर्ति आप कह सकते हैं, ठीक। बात करेंगे हम आगे, तो आगे हमारा अगला जो प्रश्न है वो है लोथल, महत्वपूर्ण है। 3 मार्कर के लिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। लगभग यहाँ पे 300 क्वेश्चन हैं और इन 300 क्वेश्चनों में आपके प्राचीन भारत पूरा कवर हो रहा है, तो आप दम लगा के इस क्लास को शेयर करिएगा। लोथल की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक महत्वपूर्ण यह बंदरगाह था, यानी कि लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जो आपका गुजरात का अहमदाबाद जिला है, जहाँ पे एक भोगवा नदी है। भोगवा नदी के तट पर सरगवाला नामक ग्राम के समीप यह स्थित है। इसकी जो खुदाई की गई थी वो की गई थी 1954-55 में। किसने की थी ये आपको बताना है, तो रंगनाथ राव ने। किसने की थी, रंगनाथ राव ने। और ये सभी आपके लिए MPPSC PT प्री टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कालीबंगा की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल है जो अवस्थित है। इसकी स्थिति की बात करें तो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे यह अवस्थित है। किसके, घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। आप लोग थोड़ा घग्गर नदी का जो डिटेल है ना, आप कमेंट करके बताइएगा कि घग्गर नदी को कहा जाए तो लुप्त हो जाती है नदी, तो जहाँ पे लुप्त होती है वो स्थान कौन सा है, और सेकंड बात, लुप्त होने वाली नदियों को क्या कहा जाता है। चलिए बात करेंगे हम आगे, तो हमारा जो इसमें थोड़ा विशेषता की बात करें तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है आपकी वो है यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बृहद स्नानागार 3 मार्कर में, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख अंग है
इसकी स्थिति की बात करें तो यह मोहनजोदड़ो में स्थित है। विशेषता इसकी बात करें जो स्नानागार की विशेषता है तो वो है कि 45.177 मीटर क्या है यह लंबा है और 15.23 मीटर क्या है यह चौड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। और अधिशेष अन्य का यह मतलब यहाँ पे भंडारण किया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम बृहद स्नानागार की बात करें, यह आपका बृहद अन्नागार था, ठीक, अन्न को रखने के लिए मतलब अनाज को रखने के लिए था, इसकी विशेषता थी। यदि यहाँ पे बृहद स्नानागार, दोनों में आप ध्यान रखिएगा, तो ये भी आपका मोहनजोदड़ो से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यदि इसके लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई की बात करें तो 11.88 मीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो है आपकी 7.01 मीटर, यानी कि यह आपका एक बृहद स्नानागार हो गया। 11.88 मीटर इसकी यह क्या हो गई आपकी लंबाई और 7.01 मीटर इसकी कहा जाए तो चौड़ाई हो गई। अब इसकी यदि ऊंचाई की हम बात करें, यदि इसके हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है ना, यह आपकी एक प्रकार हो जाएगी ऊंचाई, राइट, यह आपकी ऊंचाई हो जाएगी। और ये जो ऊंचाई है ना, इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 2.5 मीटर। आशा है कि इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए बात करते हैं हम आगे। तो हमारा अगला जो प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है राखीगढ़ी, राइट। राखीगढ़ी के बारे में बात करें तो राखीगढ़ी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का यह एक स्थल है जो स्थित है घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में। और इसकी खोज प्रोफेसर सूरजभान ने 1963 में की थी। और यह एक अन्नागार और यहाँ पे रक्षा सामग्री के साक्ष्य मिले हुए हैं। धौलावीरा की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। वनावली की बात करें तो यह भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो सरस्वती नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा राज्य में यह स्थित है और मिट्टी का हल यहाँ से प्राप्त हुआ है। बात करेंगे हम सिटाडेल। देखिए नया शब्द है, पीटी में भी पूछा जाए तो आप यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। सिटाडेल की बात करें तो यह सिंधु घाटी सभ्यता में ऊंचे स्थानों पर निर्मित किए गए नगर नियोजन को सिटाडेल कहा जाता था। यानी कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता था, यहाँ पे जो मतलब नगर नियोजन किया जाता था और जो ऊंचे स्थान होते थे ना, इन स्थानों पर जो नगर नियोजन यानी नगरों का नियोजन किया जाता था वो आपका कहलाता था सिटाडेल। इसमें वणिक एवं ये जो स्थान था ना, यहाँ पे वणिक एवं पुरोहित वर्ग का निवास था तथा विशाल अन्नागार का यहीं पे निर्माण भी किया गया था। क्योंकि जाहिर सी बात है जो आपके वणिक लोग यानी व्यापारी लोग होते थे और पुरोहित, यही लोग अनाज को खरीदेंगे जैसा वर्तमान में है, और ये लोग क्या करेंगे ऊंचे स्थानों पे अपना निवास स्थान बनाते थे और यहीं पे अन्नागार भी बनाया करते थे। अब जो आपका सिटाडेल है इसके प्रमाण मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुए हैं। इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। बात करेंगे हम आगे तो हमारा जो अगला है वो है आपका झूंकर झांकर संस्कृति। देखिए महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछी जाए तो ये आपको पता होना चाहिए और इसको आप स्टार बना के रखिएगा। कहीं यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए और पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि अभी तक ऐसे वर्ड नहीं पूछे गए हैं। पाक हड़प्पा संस्कृति या झूंकर संस्कृति या झांकर संस्कृति के अवशेष हड़प्पाकालीन स्तर चन्हू से प्राप्त हुए हैं। यदि झूंकर संस्कृति की बात करें तो 2 छेददार पत्थर की मुहरें एवं बर्तना, और जो झांकर संस्कृति है यह हल्के लाल रंग के बर्तना यानी बर्तनों में यह पाई गई है। तो ध्यान रखना है कि ये जो झूंकर है वो छोटेदार पत्थरों की मुहरें एवं बर्तना, ये आपकी कहलाती है झूंकर संस्कृति। और झांकर संस्कृति की बात करें तो हल्के लाल रंग के बर्तनों की। ठीक, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करेंगे हम आगे। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है सप्तसैंधव प्रदेश। सप्तसैंधव प्रदेश, तो इसकी बात करें हम तो सप्तसैंधव जो है, सप्तसैंधव प्रदेश वो भारतवर्ष का उत्तर पश्चिमी भाग था। वर्तमान भारतवर्ष का उत्तर पश्चिमी भाग था। सप्तसैंधव आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान भी माना जाता है। अब वेदों में गंगा नदी, यमुना, सरस्वती, सतलुज, पुरुषणी, मरुद्वधा और आर्जिकिया 7 नदियों का उल्लेख यहाँ पे मिलता है वेदों में, जो आपका सप्तसैंधव प्रदेश में स्थित थी। यदि वैदिक काल की बात करें, 3 मार्कर के लिए, सभी मार्कर 3 मार्कर के लिए क्वेश्चन है, तो सिंधु सभ्यता के बाद जिस संस्कृति का उदय हुआ था, सिंधु सभ्यता के बाद जिस संस्कृति का उदय हुआ था
वह जिसकी संपूर्ण जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है वैदिक सभ्यता कहलाती है। राइट, वैदिक सभ्यता कहलाती है। अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख क्वेश्चनों को देखा था। अब हम देख रहे हैं जो आपका वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, इनके देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है ऋग वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो हैं आपके ऋग्वेद से इसकी जानकारी मिलती है। और जो प्रमुख विशेषता है वो है कि आर्यों का आगमन व स्थापना इसकी प्रमुख विशेषता है। चलिए बात करेंगे हम आगे। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सप्त सैंधव प्रदेश। जो सप्त सैंधव प्रदेश है इसका अर्थ होता है 7 नदियों का क्षेत्र। पिछले क्वेश्चन में हमने 7 नदियों का नाम डिस्कस किया था, आपको ध्यान रखना है। जो यह क्षेत्र था वह था पंजाब से लेकर अफगानिस्तान के बीच का क्षेत्र। और इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो थी आर्यों की बसाहट। वेद भी आपका 3 मार्कर में पूछा जाए तो इसके जो संकलन करता थे वो थे महर्षि वेदव्यास। जो वेदों की संख्या है कुल 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इनकी जो प्रमुख विशेषता है वो है आर्यों की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। संहिता जो है यदि ये पूछा जाए तो चारों वेदों यथा जैसे कि आपका ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद का सम्मिलित रूप आपका कहलाता था संहिता। यानी इन चारों वेदों का जहाँ पे कहा जाए तो सम्मिलित रूप बनाया गया था उसे कहा जाता था संहिता। राइट, कहते हैं ना कि संयोज कर रखना या तो इकट्ठा रखना, वो आपका कहलाता, उस समय ये वर्ड उपयोग किया जाता था संहिता। राइट, बात करेंगे हम वेद त्रयी की बात करें तो ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद का सम्मिलित रूप आपका वेद त्रयी कहलाता था, यानी 3 वेदों का सम्मिलित रूप। चलिए बात करेंगे हम आगे। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है ऋग्वेद भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी जो रचना की थी वो की थी विश्वामित्र द्वारा। इसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी और इसमें कुल जो मंत्र है ना वो 1028 मंत्र या तो ऋचाएं इससे प्राप्त होती हैं। मूलतः देवता स्तुति में लिखा गया ग्रंथ है यह, और मानव की प्रथम रचना माना जाता है आपका ऋग्वेद। ठीक, बात करेंगे हम आगे। तो हमारा जो अगला प्रश्न आ जाता है वो आ जाता है ऋग्वेद का तीसरा मंडल। यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो ऋग्वेद विश्वामित्र द्वारा रचित ग्रंथ है। किसके द्वारा? विश्वामित्र द्वारा रचित ग्रंथ है। इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्र को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, यानी जो ऋग्वेद है ना वो विश्वामित्र द्वारा रचित था और इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता की जो स्तुति है ना उसको समर्पित जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसी से प्राप्त होता है। 10 राज युद्ध कई बार आपसे पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। कहाँ यह जो युद्ध हुआ था वो हुआ था परुष्णी या तो रावी नदी के किनारे। किनके मध्य हुआ था? भरत, जैन व 10 अन्य राजाओं के मध्य। भरत, जैन व अन्य 10 राजाओं के मध्य हुआ था और इसका जो परिणाम हुआ था भरत जैन के प्रमुख सुदास की जीत। देखिए यही आपको कॉन्क्रीट पॉइंट लिखना है। यदि आप दूसरे पॉइंट लिखेंगे ना तो आप जाहिर सी बात है उतने नंबर नहीं पाएंगे। यदि ये पॉइंट आप लिखेंगे तो आप निश्चित 3 नंबर पाएंगे। फिर आप ये नहीं मैं कहता आप किसी भी कोचिंग संस्थान से तैयारी कीजिए, आपको मैं प्रूफ दिखा दूंगा। यहाँ तक कि आपका मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है ना, इसके अलावा यूपीएससी जो यूपीएससी है आपका, वैसे एग्जामों को ऑनलाइन पढ़ के निकाला गया है। आप बातों को समझिए, वैसे एग्जामों को ऑनलाइन पढ़ के प्री मेंस और सिलेक्शन लिया गया है। ऐसे भी स्टूडेंट हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको जानकारी मिल रही है, आप उसको बस संचित करते जाइए। संचित आप करते जाएंगे, एक दिन आप यकीन मानिए, आप जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे ना, यदि आप सेम ये जितने क्वेश्चन हैं, यदि आप 1 बार 2 बार 3 बार आप इनको पढ़ें, इसके बाद इनकी आप आंसर राइटिंग कर दीजिए, कभी नहीं भूलने वाला। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि जो याद करने का प्रमुख तरीका होता है ना वो होता है आपका निरंतर लगातार आप प्रैक्टिस करें। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। चतुर्वर्ण, जो
चतुर्वर्ण है, इसकी बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख मिलता है। अब जो चतुर्वर्ण यानी जो आपके 4 वर्ण थे, जो आपके 4 वर्ण थे उनकी बात यहाँ पे चल रही है। तो जैसे कि आपका ब्राह्मण, ब्राह्मण को ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मा के मुख से इनका कहा जाए तो उत्पत्ति हुई है। जो क्षत्रिय थे तो इनको माना जाता है कि ब्रह्मा की भुजाओं से। वैश्य की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो जंघा से, और शूद्रों की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती हुई है पैर से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये रहे आपके 4 वर्ण। कौन? 4 वर्णों का यहाँ पे यह उल्लेख रहा। बात करेंगे हम आगे, तो जो हमारा अगला प्रश्न है, यदि हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे आर्यों की पवित्र नदी, क्या आर्यों की पवित्र नदी, यह आपका प्रश्न है। तो आर्यों की सर्वाधिक वंदनीय नदी सिंधु और सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। कौन? सबसे ज़्यादा कहा जाए तो वंदनीय आपकी सिंधु नदी, और सबसे ज़्यादा जो कहा जाए तो पवित्र नदी थी वो थी आपकी कौन सी? सरस्वती नदी। बात करें हम वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल की, तो देखिए जो आपका वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, तो आपका 1000 से 600, कब से? 1000 से 600 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपको इसका जो विस्तार है वो पंजाब से गंडक नदी तक माना जाता है, और इसकी जो विशेषता है वो है आर्यों का संपूर्ण भारत में प्रसार हुआ। बस इतना ही आपको लिखना है। सामवेद की बात करें तो सामवेद यज्ञ के अवसर पर गायन से संबंधित है। किससे? गायन से यह संबंधित है, और भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से ही मानी जाती है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे जो पुरोहित हैं वो उद्गाता कहलाते थे। इसमें पुरोहित ही इसके उद्गाता कहलाते थे, किसके? सामवेद के। चलिए बात करेंगे हम आगे, तो हमारा जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो अर्थ होता है वो होता है यज्ञ करना। यज्ञों के नियमों विधि विधान का संकलन इसमें किया गया है। कर्मकांड प्रधान यह वेद है, और गद्य एवं पद दोनों में इसकी रचना की गई है। अथर्ववेद की बात करें तो आम लोगों से संबंधित इसकी रचना है, और भारतीय चिकित्सा शास्त्र की इससे उत्पत्ति मानी जाती है, और रोगों उपचार विधाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, मैं आपको याद दिलाता चलूँ। चलिए बात करेंगे हम आगे, तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ भी आपसे पूछा जा सकता है। ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात करें तो यज्ञों के विषय का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ, जो यज्ञ हैं उनके विषय का प्रतिपादन करने वाला यह ग्रंथ है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। संहिताओं की व्याख्या हेतु रचना की गई थी इसकी, और कर्मकांडों का इसमें संकलन किया गया है। अरण्यक की बात करें तो इसका अर्थ होता है जंगल में पढ़े जाने वाले ग्रंथ। कहाँ? जंगल में पढ़े जाने वाले ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषद के बीच की कड़ी होती है। ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बीच की कड़ी होती है, और दार्शनिक व रचनात्मक विषयों का इसमें वर्णन किया गया है या तो मिलता है। उपनिषद, अरण्यक के बाद आपका उपनिषद आ जाता है। इसका अर्थ होता है गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना अथवा विद्या का ज्ञान लेना। दार्शनिक उपन्यास से यह संबंधित है, यानी दर्शन शास्त्र से यह संबंधित है, और कर्मकांडों की निंदा, ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया है। तो जो उपनिषद है ना, इसमें जो कहते थे ना कर्मकांड, यानी कर्म आप करोगे तो जैसे सपोज कीजिए जो ब्राह्मण थे वो भी किसी भी प्रकार का कर्म करें, लेकिन वो ब्राह्मण होंगे विद्या देने वाले, उसकी यहाँ पे निंदा की गई थी। और जो आपका ज्ञान है ना, ज्ञान को इसमें सर्वोपरि माना गया था, अथवा बल दिया गया था कि जिसके पास ज्ञान होगा वही गुरु या तो अपना कर्तव्य दिखा सकता है, अच्छा आगे बढ़ सकता है। चलिए बात करेंगे हम आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है मुंडकोपनिषद। कौन? आपका हमारा अगला जो प्रश्न है वो है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद की बात करें हम तो अश्वमेध मुख्यतः राजनीतिक यज्ञ था। मुंडकोपनिषद में अश्वमेध मुख्यतः राजनीतिक यज्ञ था। इसे वही सम्राट कर सकता था जिसका अधिपत्य अन्य सभी नरेश मानते थे। यह यज्ञ उसकी विस्तृत विजयों, संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति एवं शक्ति तथा साम्राज्य की वृद्धि का द्योतक होता था। ये आपका मुंडकोपनिषद नहीं होगा, यहाँ पे आप थोड़ा राइट कर लीजिएगा।
यहाँ पे होना चाहिए अश्वमेध। जो आपका अश्वमेध यज्ञ था उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, यह आपका यहाँ पे गलत है। चलिए योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन 6 आस्तिक दर्शनों यानी खर दर्शन में से एक है। इसके प्रणेता पतंजलि मुनि थे। इसे दर्शन का प्रमुख लक्ष्य मनुष्य का वह मार्ग दिखाता है जिस पर चलकर वह जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। राइट, तो ये है आपके योग दर्शन के प्रमुख जो प्रणेता थे वो थे पतंजलि मुनि। बात करेंगे हम आगे तो हमारा जो अगला प्रश्न आ जाता है वो आ जाता है उपवेद। उपवेद की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? 4। उपवेदों की संख्या जो है वो है 4 और जो प्रमुख 4 हैं वो हैं धनुर्वेद यानी युद्ध संबंधी जानकारी से संबंधित आपका यह वेद है। सेकंड है आपका कार्यवेद, मतलब इसमें जो कार्यवेद है ना वो धनु से संबंधित। शिल्पवेद शिल्प व्यवसाय की जानकारी से प्राप्त होती है, इसका संबंध यजुर्वेद से है। और जो गंधर्ववेद है संगीत आदि की जानकारी इनसे प्राप्त होती है और इसका संबंध सामवेद से है। और जो आयुर्वेद है इसका संबंध चिकित्सा संबंधी इससे जानकारी प्राप्त होती है और इसका संबंध अथर्ववेद से है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि धनुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से, शिल्पवेद का यजुर्वेद से, गंधर्ववेद का आपका सामवेद से और आयुर्वेद का आपका अथर्ववेद से। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है मनुस्मृति। 3 मार्कर पूछा जा सकता है। आचार्य मनु द्वारा लिखा गया धार्मिक लेख मनुस्मृति कहलाता है। किसके द्वारा? आचार्य जो आपके मनु थे उनके द्वारा यह लिखा गया आपका वेद है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट, चलिए बात करेंगे हम आगे तो हमारा जो अगला प्रश्न है, अब इसी मनुस्मृति में थोड़ा और आपको ध्यान रखना है कि मनुस्मृति में टोटल 12 अध्याय हैं जिनमें से 2684 श्लोक हैं। भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलित आपका मनुस्मृति ही है। राइट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो हमारा आगे आ जाता है उसमें हम बात करें तो आ जाता है पतंजलि। पतंजलि की बात करें तो पतंजलि रसायन विद्या के विशिष्ट आचार्य थे। कौन थे? पतंजलि। देखिए पतंजलि एक योग विद्या, राइट, अब ये योग विद्या के भी प्रमुख थे, साथ ही साथ रसायन विद्या के भी विशिष्ट आचार्य थे। यहाँ पे आप रसायन न लिख के आप यहाँ पे योग लिखिए, योग इसका सही होगा। ये योग सूत्र एवं महाभाष्य के रचनाकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने पुष्यमित्र शुंग हेतु 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए थे, पतंजलि जो मुनि थे। पुराण की बात करें तो इसके जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष एवं उग्र श्रवा माने जाते हैं। कुल इनकी संख्या पुराणों की 18 है जिनमें सबसे पुराना जो आपका मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन पुराण है। इसके महत्व की बात करें तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का इसमें संकलन किया गया है। बात करेंगे हम आगे तो हमारा अगला जो प्रश्न आ जाता है वो आ जाता है अघन्या। अघन्या की बात करें हम तो हिंदू धर्म के अनुसार वेदों में गाय को ही अघन्या अथवा न मानने योग्य कहा गया है। देखिए यह पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है जो आपका का यह एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम में पूछा गया है कि अघन्या शब्द जो प्रयोग किया जाता था वो किसके लिए किया जाता था? तो गायों के लिए, जिसका अर्थ होता था न मानने योग्य। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। यजुर्वेद कहता है कि गौ अनुपमेय है और अथर्ववेद में गाय को संपत्तियों का घर कहा गया है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ऋग्वेद है उसमें गायों को अघन्या अथवा न मानने योग्य, जो आपका यजुर्वेद है इसमें गौ अनुपमेय है और अथर्ववेद में गाय को संपत्तियों का घर कहा गया है। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। गविष्ठ की बात करें तो वैदिक काल में गायों के लिए होने वाला युद्ध गविष्ठ कहलाता था। वैदिक काल में गायों के लिए जो युद्ध होता था उसे गविष्ठ कहा जाता था। पुरंदर की बात करें तो ऋग्वेद में प्रमुख देवता थे यानी इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। अब ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्तियों में पुरंदर का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद की लगभग 250 सूक्तियां हैं उनमें पुरंदर का उल्लेख मिलता है और पुरंदर आर्यों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्ध के देवता थे। ये आपको ध्यान रखना है। 3 मार्कर के लिए सभी ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आपको याद दिला दें। चलिए बात करेंगे हम आगे तो जो हमारा अगला प्रश्न आ जाएगा वो आ जाएगा पुरुष मेघ यज्ञ। कौन? पुरुष मेघ यज्ञ। इसकी बात करें तो उत्तर वैदिक काल में उद्वित
यज्ञ श्रृंखला, जो आपका उद्वित यज्ञ श्रृंखला में पुरुषमेघ यज्ञ का अर्थ होता था राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वास्थ्य तथा विद्वान पुरुष की बलि देना। देखिए कितना मतलब कहा जाए तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, और साथ ही साथ कितना गलत था कि राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वास्थ्य तथा स्वस्थ तथा विद्वान जो पुरुष था उसकी बलि दे दिया करते थे। कितना गलत था, राइट। छोड़िए, क्वेश्चन है, हमें पढ़ना है, अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है। अगला है पंचजन। पंचजन की बात करें तो आर्यों के पांच कबीलों को पंचजन कहा जाता था, जो प्रमुख थे, जैसे अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्बस और यदु। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आप किसी न किसी कोचिंग संस्थान की टेस्ट सीरीज में जरूर इसे देखने को पाएंगे। बात करेंगे हम आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह। महत्वपूर्ण है 3 मार्कर के लिए। जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता था, यह एक तरह से अंतरजातीय विवाह होते थे, और जो 2 प्रकार के होते थे। जो आपका अनुलोम विवाह होता था, इसमें पुरुष उच्च वर्ण का एवं स्त्री निम्न वर्ण की होती थी। जो आपका प्रतिलोम विवाह होता था, इसमें पुरुष निम्न वर्ण का और स्त्री उच्च वर्ण की होती थी। कैसे, आप समझिए। जैसे आपके एक हो गए ब्राह्मण और एक आपके हो गए यहाँ पे आप कहें तो ST SC समुदाय के। अब बातों को आप समझिएगा, यही आपका अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम, अनु का मतलब होता था यहाँ पे जो यहाँ की क्या होती थी, गर्ल होती थी, और यहाँ का बॉय होता था, और इन दोनों का संबंध हुआ और इन दोनों ने शादी की, यह आपका कहलाता था अनुलोम विवाह, यानी लड़की छोटी होती थी। अब यहीं पे इसका उल्टा, जो ब्राह्मण होता था यहाँ की गर्ल हो जाए और यहाँ का बॉय यानी लड़का हो जाए, और ये दोनों यदि विवाह करते हैं तो यह कहलाता था आपका प्रतिलोम विवाह। आशा है कि समझ आ गया होगा। संस्कार की बात करें तो महर्षि वेदव्यास द्वारा 16 संस्कार दिए गए थे। इनका जो उद्देश्य था वो था व्यक्ति के उत्तम आचरण हेतु। उदाहरण के लिए जैसे गर्भाधान, नामकरण, बाकी और जो 16 टोटल 16 संस्कार थे, ये आपको ध्यान रखना है। संस्कार में आपको इतना लिखना है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बात करेंगे हम आगे, तो हमारा जो अगला प्रश्न आ जाता है वो आ जाता है आश्रम व्यवस्था। जो आपकी आश्रम व्यवस्था है उसको आप समझिएगा कि इसका उल्लेख जाबालोपनिषद में, कौन सा, जाबालोपनिषद में किया गया है पीटी के लिए, राइट। पूछा जाए आश्रम व्यवस्था का उल्लेख जाबालोपनिषद में किया गया है। अब जो टोटल आश्रम थे ना, वे थे 4, आश्रमों की संख्या टोटल थी 4, जिनमें आपका जो वहाँ पे समय बनाया गया था ना, मतलब लोगों की जो उम्र का मानी जाती थी वो मानी जाती थी 100 वर्ष, जिनको आप 4 भागों में डिवाइड किए हुए थे, यानी 25, 25, 25 और 25, राइट। अब देखिए 0 से 25, 25 के बाद 25 यानी ये 50 हो गया आपका, यहाँ के बाद यहाँ आपका 75 हो गया, और यहाँ से आपका यहाँ हो जाता था आपका 100। जो 0 से 25 वर्ष का समय कहलाता था वो कहलाता था ब्रह्मचर्य। जो 25 से 50 वर्ष की उम्र का समय कहलाता था वो कहलाता था गृहस्थ आश्रम, यानी आपका ब्रह्मचर्य जो था ना वो जान के समय का कहलाता था। जो आपका गृहस्थ आश्रम होता था वो होता था 26 से 50 वर्ष की उम्र में, यानी यहाँ पे आप सांसारिक जीवन व्यतीत करें। अब जो स्टूडेंट देख रहे हैं ना, जिनकी उम्र समझिए आपकी यदि उम्र 25 से मतलब 26 साल हो गई, 26 से आप 50 के बीच के हैं, तो यह आपके गृहस्थ जीवन का समय है, यानी कि आपके शादी विवाह का समय है। आप शादी विवाह इस उम्र में करते, शादी विवाह के बाद आपके आगे की संतानों के बाद अपना आप घर परिवार देखते, यही आपका कहलाता गृहस्थ या सांसारिक जीवन। फिर आप जैसे 50 के बाद 51 से 75 वर्ष के हुए ना, वो आपका समय कहलाता था वानप्रस्थ, यानी वहाँ पे आप वनों में आप प्रस्थान करते, यानी कि आप बिल्कुल फ्री हो जाते, आप अपना काम से फ्री। जैसे जो रिटायरमेंट थी, एक समय से ये समझिए कि जो आपका रिटायरमेंट का समय आप 60 साल किया गया है वो 50 साल था। इसके बाद जो आपका 75 यानी 76 से 100 वर्ष का उम्र कहलाती थी वो कहलाती थी मोक्ष हेतु समस्या, यानी आप संन्यास ले लीजिए। तो ये आपकी 4 आश्रम व्यवस्था थी जिसे आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। चलिए बात करेंगे हम आगे, जो आपका वर्ण व्यवस्था।
जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ये वर्ण कर्म पर आधारित होते थे, राइट। ये वर्ण कर्म पर आधारित होते थे, जान पर आधारित नहीं होते थे। यानी आप कर्म के अनुसार ही आप मतलब जैसे कि समझिए, ये तो कोई ब्राह्मण है तो वो ही बस टीचर बन सकते थे, वही बस जान दे सकते थे। वर्तमान में जैसा कि ये कोई ST SC समुदाय का है, जर्नल का है, OBC का है, किसी भी समुदाय का है, यदि आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आप जानकारी अपना जान विस्तृत दे सकते हैं। वो उस प्रकार उस समय नहीं था। अब जो कर्म पर आधारित थी, तो वर्ण व्यवस्था को 4 उसमें बांटा गया था। पहला होता था पुरोहित, जो वर्तमान में आपके ब्राह्मण आ जाते थे। क्षत्रिय, यानी कि इनका जो कार्य था वो था युद्ध विद्या, अपना ये सब देखना। वैश्य, और इसके बाद शूद्र। तो ये 4 वर्ण थे आपके, जिन्हें आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे हम आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है जनस्य गोपा। जनस्य गोपा, ये आप कह सकते हैं। जनस्य गोपा जो है, तो वैदिक काल में राजा को गायों का रक्षक या जनस्य गोपा कहा जाता था। जब वैदिक काल था उस समय गायों को जो राजा था वो गायों का रक्षा करता था, तो उसे रक्षक अथवा जनस्य गोपा कहा जाता था। अब हम बात करेंगे आगे, तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है धार्मिक आंदोलन के कारण। जो धार्मिक आंदोलन के कारण, इसमें बात करें 3 मार्कर में, तो ये था पहला इसका कारण जटिल वर्ण व्यवस्था, दूसरा था कृषि उत्पादन में वृद्धि, और तीसरा था धार्मिक आडंबरों के विरुद्ध शेष। तो ये जो 3 कारण थे वो थे आपके धार्मिक आंदोलन के प्रमुख कारण। बात करेंगे हम आगे, तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है वेदांग सूत्र। वेदांग सूत्र साहित्य, वेदांग सूत्र या साहित्य, इसकी बात करें तो वेदों को अच्छी तरह से समझने में सहायक साहित्य आपका वेदांग कहलाता था। मतलब वेदों को अच्छी तरह से समझने में जो साहित्य सहायक होता था वो वेदांग या सूत्र साहित्य कहलाता था। कैसे? जैसे कि जो आपकी संस्कृति भाषा थी, अब जो आपका संस्कृति भाषा में जो साहित्य लिखे गए थे, वेद लिखे गए थे, उनको यदि किसी ने कहा जाए तो पाली भाषा में, या तो कहा जाए कि प्राकृतिक भाषा में यदि उनका उसने अनुवाद करके किया तो वो आपका वेदांग या सूत्र कहलाता था। अब जो प्रमुख वेदांग थे, जो आपके प्रमुख कहा जाए तो वेदांग थे, उनकी हम बात करें तो आपके कितने 6 वेदांग थे। आपके 6 वेदांग थे, जिनमें आपका कल्पवृक्ष, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, इनको आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है खट दर्शन। खट दर्शन, इसकी बात करें तो गुप्त काल में विकसित भारतीय दर्शन का स्कूल था खट दर्शन। गुप्त काल में विकसित भारतीय दर्शन का स्कूल था खट दर्शन। अन्य नाम इसका था हिंदू दर्शन या सनातन दर्शन। अब सनातन दर्शन से आप हमें याद आया कि जो हम लोगों का सबसे पुराना धर्म है ना, वो है सनातन धर्म। जो हिंदू धर्म है उसका प्राचीन नाम सनातन धर्म ही है, ये भी आपको रखना है। और कुल जो खट दर्शन है इनकी संख्या है 6। बात करेंगे हम आगे। अब आगे हम देखेंगे जो आपके प्रमुख खट दर्शन हैं उनके नाम भी आपसे पूछ लिया, खट दर्शनों के नाम, वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। खट दर्शन तो आपको पता हो गया 6 होते हैं, राइट। अब इनके नाम, तो नाम को आपको याद रखना है सांख्य यानी कपिल, इसके सांख्य जो दर्शन है सांख्य खट दर्शन है, इसके जो प्रमुख हैं वो हैं कपिल। योग खट दर्शन के पतंजलि, न्याय खट दर्शन के गौतम, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वदरायण, और वैशेषिक जो खट दर्शन है इसके उलूक कणाद। इन्हें भी आप ध्यान देके याद रखिएगा। श्याम आयस ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो उत्तर वैदिक काल के वेद अथर्ववेद में लोहे के लिए श्याम आयस एवं कृष्ण आयस शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? लोहे के लिए। उत्तर वैदिक काल में श्याम आयस, यानी इसको आयस ना लगा के आयस कहा जाता था। तो श्याम आयस का जो अर्थ होता था उत्तर वैदिक काल में वो लोहा का होता था, जिसे श्याम आयस, या तो कृष्ण भगवान काले थे, उन्हीं के नाम पर इन्हें कृष्ण आयस भी से कहा जाता था, क्योंकि जो लोहा होता है आपका वो ब्लैक कलर का होता है। चलिए बात करेंगे हम आगे। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद की हम बात करें तो आयुर्वेद 2 संस्कृत शब्दों आयुष और आयुष,
मतलब एक तो शब्द आपका हो गया आयुष, और दूसरा शब्द था आपका आयुर्वेद, राइट। तो आयुष, एक तो आयुष हो गया, दूसरा आपका जो होता था वो होता था वेद। आयुष का मतलब होता था आप कहा जाए तो जीवन, और वेद का इसका मतलब होता था जीवन, या तो आप कह सकते हैं जीवन, और जो आपका वेद होता था इसका विज्ञान। तो जिसके अंतर्गत आयुर्वेद, मतलब आयुर्वेद के अंतर्गत जीवन के विज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता था, या इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था, राइट, जिसका अर्थ होता था जीवन का विज्ञान। और यह चिकित्सा प्रणाली से संबंधित ग्रंथ है जो कि ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। ऐसे आपको रिलेट करके पढ़िएगा। चलिए बात करेंगे हम आगे। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है त्रिरत्न। त्रिरत्न की हम बात करेंगे तो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति के उपाय इसमें बताए गए हैं त्रिरत्न में। और जो प्रमुख अपने त्रिरत्न हैं उनके बारे में बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक मतलब ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक आचरण। अब क्या होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक आचरण? इसकी चर्चा हम जब मेंस में 5 मार्कर और 11 मार्कर की करेंगे, जब बृहद में चर्चा करेंगे। बात करें अगले प्रश्न की तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे तथा इसके वास्तविक संस्थापक भी यही थे, महावीर स्वामी, ऐसा माना जाता है। और इन्होंने 3 रत्न दिए थे, 5 महाव्रत दिए थे और सिद्धांत भी दिए थे, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। चलिए बात करेंगे हम आगे। तो जो हमारे आगे हैं वो हमारा अगला प्रश्न है ऋषभदेव। जैन धर्म के ये प्रथम तीर्थंकर थे। क्या थे? जैन धर्म के ये प्रथम तीर्थंकर थे। इनका अन्य नाम था आदिनाथ। और मध्य प्रदेश के बड़वानी के 52 गजा में 84 फीट ऊंची प्रतिमा स्थित है। इनकी जो आपके ऋषभदेव थे, मतलब प्रथम तीर्थंकर। कैवल्य, जो कैवल्य की प्राप्ति होती थी उसके बारे में आपको लिखना है। तो जैन धर्म की संकल्पना अनुसार विवेक उत्पन्न होने पर, यानी ज्ञान होने पर, औपाधिक दुख, सुखादि, अहंकार, प्रारब्ध, कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को कैवल्य कहा जाता है। कैसे? जैन धर्म की मान्यता के अनुसार यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, यानी आपको विवेक यानी बुद्धि की प्राप्ति हो गई, दुख सुखाद मतलब दुख और सुख, यदि उसकी प्राप्ति हो गई तो आपके लिए दुख और सुख वो औपाधिक हो जाएंगे, मतलब ना के बराबर हो जाएंगे। अहंकार आपका चला जाएगा, प्रारब्ध आपका हो जाएगा, कर्म और संस्कार आपसे लोप हो जाएंगे। और यदि जैसे ये प्रकार आप समझिए, लोभ क्रोध मोह यदि आपके शरीर से इन तीनों चीज़ों का मतलब कहा जाए तो लोप हो गया, यानी ये दूर हो गया, तो अब आप समझिए आप एक प्रकार से कैवल्य के प्राप्ति के लिए कहा जाए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई लोभ मोह जो है ना सब दूर हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपकी उम्र जब तक 50 की उम्र के पहले तक आपको जो आपकी भागवत गीता है, गीता को नहीं पढ़ना चाहिए। अब पता नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा कहा जाता है दोस्तों, इसमें कोई मतलब मैंने ट्राई करके देखा नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है तो आपको मैंने बता दिया। कुछ ऐसे उदाहरण हुए होंगे कि लोग गीता को पढ़ने के बाद संसार को त्याग के, जैसे कहते हैं ना कि वो जो मीरा थी, तो मीरा ने मतलब इतना भक्ति में लीन हो गई कि उन्हें संसार से कोई मतलब ही नहीं था, राइट, वैसे होता होगा। चलिए बात करेंगे हम आगे। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है पंच महाव्रत, और यह क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट भी प्रश्न होगा। महाव्रत या पंच महाव्रत की बात करें तो प्रारंभ के 4 व्रत जो थे, प्रारंभ में जो 4 व्रत थे ना, वो दिया था किसने? पार्श्वनाथ जी ने दिया था। लेकिन लास्ट में एक व्रत और जोड़ा था, वो जोड़ा था महावीर स्वामी ने, जब से आपके ये हो गए पंच महाव्रत। कौन कौन है पंच महाव्रत, इनकी हम बात कर लें तो एक आपका देखिए, सत्य मतलब आस्तेय, अहिंसा, अमृता, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक आपका हो जाता है यहाँ पे
सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, अस्तेय हो गया, अपरग्रह हो गया और ब्रह्मचर्य। साफ ऐसे मैंने याद किया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब होता है आपको झूठ ना बोला, यानी इसका सत्य ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, इसका सत्य होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सो दोस्तों, हमने यहाँ पे आपके लगभग जो आपका 45 से 50 मिनट का जो हमारी ये क्लास हुई, यहाँ पे हमने क्वेश्चनों को डिस्कस किया। आशा है कि यह सभी क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे, आपके लिए परीक्षा उपयोगी होंगे। यदि आपको ऐसा लगे कि सर आप गलत वे पे पढ़ा रहे हैं, यह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम इस क्लास को स्टॉप कर देंगे, आपके लिए उपयोगी नहीं है तो। साथ ही साथ यदि आप लोगों का कमेंट आया कि सर इसे आप कंटिन्यू कीजिए, तो कंटिन्यू रखूँगा। इसके अलावा दोस्तों, थोड़ा सा व्यू आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लगभग यार दोस्तों, आप समझो ना, लगभग 10 के तक जब तक व्यू नहीं आता ना यार, तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आती। थोड़ा आप इसे बढ़ाइए, कोशिश कीजिए कि ये बढ़े और हमें भी पढ़ाने में प्रसन्नता हो। तो मिलेंगे इसके जो अन्य क्वेश्चन हैं, लगभग 2 से 3 लेक्चर में आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मैं आपकी जो प्राचीन भारत है ना, इसको कोशिश करूँगा कि 5 से 6 कहा जाए, तो 5 लेक्चर में आपका उधर 5 मार्कर के, और ऐसे ही 5 मार्कर में आपका 5 क्लास में 11 मार्कर के इनको कवर करा दूंगा, और 3 मार्कर का आपका लगभग 5 नहीं कहा जाए तो 3 लेक्चर में। इस प्रकार आपका 5 दूनी 10 13 लेक्चर में आपका 13 क्लास में प्राचीन भारत कवर हो जाएगा। अच्छे तरीके से होगा। जो छूटेगा तो अन्य टेस्ट सीरीजों में हम उसे कवर कर लेंगे। तो आप जुड़े रहिए और क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।